नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता ही चल गया होगा कि 4 नवंबर की सेकंड शिफ्ट की जो क्वेश्चन पूछे गई हैं जीके, मैथ, रीजनिंग की और साइंस की, वो क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने स्टूडेंटों के माध्यम से परीक्षा सेंटर में जाकर पता किया है और कुछ दोस्त हैं जो उन्होंने कॉल कॉल करके हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जैसे थंबनेल में पहला क्वेश्चन हमने लगा दिया है, दूसरा क्वेश्चन लगा दिया, तो ये क्वेश्चन देखिए 100% जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के हमने वीडियो बना दिया है। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों का पेपर हुआ हो, अगर वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आए हुए थे या नहीं आए हुए थे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। ठीक है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो क्या बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्सर्जन होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से कार्बन डाई गैस प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया गर्म करने पर होती है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है। इस अपक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का ये सूत्र रहा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड ये बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का ये सूत्र है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की निषेचन का समय कितना होता है, तो 12 से 14 घंटा। ठीक है, यानी कि भ्रूण का अब्यूलेशन यानी अंडाशय से अंडा निकलने पर आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के बीच में, जो कि एक समान 28 दिन के चक्र में 14 दिन में यह होता है, यह अंडा ओव्यूलेशन के बाद 12 से 24 घंटे तक ही निषेचन हो सकती है। गर्भावस्था के लिए शुक्राणु पहले से ही महिला प्रजनन पत्नी मतलब प्रजनन में मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो लड़कियों के अंदर मासिक धर्म होता है, पीरियड होता है, ठीक है, वो अंडाशय से अंडा निकलते हैं। ठीक है, वो क्या है कि ये जो भ्रूण निषेचन का समय होता है, अगर जब उनका पीरियड होता है, पीरियड जैसे ही खत्म होता है तो वो 12 से 14 घंटा तक होता है। ठीक है, 12 से 14 घंटा या 24 घंटे तक होता है। ठीक है, अगर उस वक्त उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम में कौन सा विघटन होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। कौन सा होता है, बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुत विखंडन होता है, जिसे सिंजोगोनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुविखंडन को सिंजोगोनी भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक एक एकल जनक कोशिका कई संतति कोशिका में विभाजित होती हैं। ठीक है, जो एक एक कोशिका से वो कई कोशिका ऐसे टुकड़ा टुकड़ों में होकर बढ़ती हैं। ठीक है, यह कैसे काम करता है, देखिए, प्लाज्मोडियम में पहले नाभिक का विभाजन होता है। पहले नाभिक का विभाजन होगा, यानी कि बीच में जो नाभिक है वो, यानी कि ये ऐसे हुआ तो ये ऐसे विभाजित होगा। ठीक है, इस तरह विभाजित होगा, ऐसे बनेगा कुछ, फिर अगले में हो जाएगा ऐसे 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 होगा, फिर अगले में अलग हो जाएगा, ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। तो इस तरह पहले क्या क्या विभाजित होगा, नाभिक विभाजित। इस बार पुट्टी में प्रत्येक नाभिक कई कोशिकाएं बना लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से कम दिखाई दे रहा है तो उसे कितने डायोप्टर का लेंस लगाना चाहिए। 50 सेंटीमीटर, देखिए हमारे जो न्यूनतम है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमारे जो है, तो 25 सेंटीमीटर के अंतराल में स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इसने क्या बोला है, 50 सेंटीमीटर यानी कि ज़्यादा है। तो अगर 50 सेंटीमीटर कम दिखाई देता है तो उसको +2 डायोप्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, +2 का डायोप्टर लेंस लगाना पड़ेगा। वो भी कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, जो कि दूर से देखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि दूरदृष्टि दोष में आंख की फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है, इस समस्या को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से भ्रूण से आ गया कि भ्रूण को किससे पोषण मिलता है, तो क्या बताएंगे, प्लेसेंटा से। किससे मिलता है, प्लेसेंटा से। ठीक है, भ्रूण को माँ के रक्त से प्लेसेंटा गर्भनाल के माध्यम से पोषण मिलता है। ठीक है, प्लेसेंटा वह अंग है जो भ्रूण को मन से जोड़ता है। ठीक है, मन से यानी कि मस्तिष्क से जोड़ता है और माँ के रक्त से पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पानी भ्रूण तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, प्लेसेंटा पहुंचाता है। अपशिष्टों को हटाता भी है। प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है और माँ के रक्त से सीधे संपर्क में रहता है। यह पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की सुविधा देता है और भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों को माँ के शरीर में भेजता है। ठीक है, सारा काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ठीक है, अगला है, महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है, तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगता है। देखिए, महामृत्युंजय मेला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगता है। यह मेला भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय के आसपास बसंत पंचमी में शिवरात्रि में लगता है। अब शिवरात्रि कब होता है, तो किस माह में होता है, तो क्या बताएंगे, फरवरी माह में होता है। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन है, पीर बुधन किस धर्म के संत थे? तो सूफी संत के थे। पीर बुधन एक सूफी संत थे जो इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। वह एक श्रद्धा संत थे जिनका सम्मान हिंदू और सिख के धर्म के अनुयायी थे। सूफी संत पीर बुधन असली उनका नाम क्या था? असली नाम था बाबा बुधन अली शाह था। वह एक प्रसिद्ध सूफी पीर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो इसका तो सभी बता सकते हैं, 5 वर्ष तक होता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। यह अवधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू हो जाती है, यानी कि अगर आपने 5 तारीख को पदभार ग्रहण किया तो 5 तारीख से ही आपका वो दिन काउंट हो जाएगा 5 साल तक। ठीक है। यह जो है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद में पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में, या फिर जो पदभार ग्रहण करते हैं वो किस अनुच्छेद में है, तो क्या बताएंगे? आर्टिकल 56 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को दर्शाने वाला कौन सा नृत्य है? तो इसको तो सब जानते हैं, रासलीला, जो भी छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। कृष्ण भगवान की लीलाओं को दर्शाने वाले नृत्य रासलीला जो राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम और दिव्य लीलाओं पर आधारित है। यह एक शास्त्रीय और लोक नृत्य है जो कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कि मणिपुर रासलीला और ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला अन्य नृत्य। इसके अतिरिक्त कथक नृत्य भी प्रारंभिक काल में श्री कृष्ण की कहानियों को गहराइयों से जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा गंगा और नर्मदा नदी के जल को कौन सा पठार विभाजित करता है? ठीक है, क्या कौन सा पठार विभाजित करता है? तो सही आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। तो इसके बारे में जान लेते हैं। गंगा नर्मदा नदी के जल को मालवा पठार विभाजित करता है। यह पठार उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करता है जो गंगा नदी बेसिन को नर्मदा घाटी से अलग करता है। यह पठार यह पठार उत्तर मध्य भारत में स्थित एक पठारी क्षेत्र है जो गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ये मालवा पठार के कुछ हिस्से बिना श्रेणी के भीतर आते हैं। यह श्रेणी भी गंगा अफवाह बेसिन और नर्मदा घाटी को विभाजित करने में भूमिका निभाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूपीएससी, ठीक है, कौन सा? यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स पास करने वाली SC ST उम्मीदवारों को कितनी राशि प्रदान करती है? तो क्या बताएंगे? 40,000। ठीक है, 40,000। अगर उनने सेकंड पेपर यानी कि मेंस क्रॉस कर लिया तो उनको कितना मिलता है? 60,000 प्राप्त मिलता है, और साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद 50,000 मिलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 315 में मिलता है। ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यह अनुच्छेद 315 से 323 तक के प्रावधानों के अंतर्गत आता है जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं नामक भाग में शामिल है। ठीक है। 315 से लेकर 323 तक, जिसमें यह कहा गया है कि सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खो खो, यहाँ कोको लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? खो खो। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? खो खो। खो खो की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र से हुआ है। खो खो खेल की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई है, जहाँ इसका विकास 19वीं सीढ़ी में पूरे के डेक्कन जिमखाना क्लब के प्रयास से एक औपचारिक खेल के रूप में हुआ था। औपचारिक का मतलब ये उपचार के रूप में हुआ था। किसी को बीमारी हुआ था तो उसको उपचार के लिए ये खो खो खिलाया गया था। पहले इसे रथ या रथों पर खेला जाता था, इसे रठेरा कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो क्या बताएंगे? पंचायती राज्य से है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसने भारतीय संविधान में एक नया भाग 11 जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं, और एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें पंचायत के कार्यों के लिए 29 विषय जोड़े गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करेवा किस राज्य से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। करेवा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह क्षेत्र जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी पाए जाते हैं, प्ले प्लेइस्टोसीन है। यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ होगा प्लेइस्टोसीन कल काल के दौरान। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? काल के दौरान बनी झील के तलछटी। ठीक है, यहाँ पर होगा तलछटी। ठीक है, तलछटी नीचे पर है। करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो मिट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है? केसर। ठीक है, केसर निकाल केसर। ठीक है,
केसर की खेती की जाती है। करेवा कश्मीर की कश्मीर घाटी और डोंडा जिले में पाया जाता है। कौन सा जिले में पाया जाता है? डोंडा जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर के घाटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथ से आ गया। ठीक है, मैथ से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हैं? ये सेकेंड शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं दोस्तों। देखिए, साइन थीटा, वो साइन ए का मान दे दिया 45, तो कॉस ए का मान पूछ लिया है। अब साइन 45 का मान 1 होता है, तो कास कास ए का मान भी क्या हो जाएगा? कास 1, मतलब कास 45 का मान उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मिश्र से एक क्वेश्चन पूछ लिया, बॉड मॉस से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा है, एचसीएफ से एक क्वेश्चन पूछा है, एसआई साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, और 3D से एक क्वेश्चन, खोखले वेले का आयतन पूछ लिया है। यानी कि सेकेंड शिफ्ट में 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से। रीजनिंग सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए? तो देखिए, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, राम का स्थान दाएं से 14 है, तो बाएं से कौन कौन सा स्थान होगा? ठीक है, ये आपको बताना था। ठीक है, दूसरा है सीरीज वर्ग करके जोड़ने वाली क्वेश्चन आई थी। जो सीरीज था, जैसे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे करके था, उसको जोड़ने वाला था। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए हैं। ब्लड रिलेशन से इशारे वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। कैलेंडर से क्वेश्चन 2-3 आते ही हैं। मानसिक अभिरुचि से ये क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पजल 5 व्यक्तियों वाला 2 क्वेश्चन आया था। सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था। ठीक है, सेंटेंस अरेंज का एक क्वेश्चन आया हुआ था। डाटा सिफिशियंटी से वन एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए, कुछ दोस्तों के द्वारा जो मिला था, जिन्होंने हमें कॉल करके क्वेश्चन दिए हैं, और कुछ विद्यार्थियों को हमने खुद ही पूछा था परीक्षा सेंटर में जाके सीधी, तो वो उनसे हमको नंबर स्कोर उनका पता चला है। देखिए, तो मैथ का वेटेज क्या रहा? 15 से 17 के बीच में रहा है। रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया, 40 कर दिया। साइंस का 15 से 17 हमेशा शुरू से ही चलता आ रहा है, तो ये चलता रहा है। बाकी जीके जीएस उधर था। ठीक है, अब स्कोर देखिए, एक का था 79, एक का 74, एक का 80, 76, 77, यानी कि 70 प्लस। कई विद्यार्थी कई विद्यार्थियों का 70 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। हमारा ये एनालिसिस देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, ताकि आगामी जो पेपर है वो एनालिसिस के माध्यम से उनको ये पता चल सके कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और हमें अगला कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है। तो धन्यवाद।